हाय दोस्तों। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। और कल आपने विजन करंट की मैगज़ीन का रिवीजन किया, उसमें आपको कैसा फील हुआ? कमेंट करें और बताएं। और कल आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी वो फिर से एक बार देखते हैं, ओनली रिवीजन करने के लिए। फिर उससे आगे प्रोसेस जारी रखेंगे। हमने कल पॉलिटी स्टार्ट की। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा सब क्वालिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट की, कैसे किस प्रकार से शेड्यूल कास्ट में सब क्वालिफिकेशन हो रहा है, किस प्रकार से लोग, कौन सी सरकार क्या कर रही है। हमने आपको बताया कौन सा आर्टिकल उसके बीच प्रतिच्छेद करता हुआ प्रतीत हो रहा है। आर्टिकल 14, 15, 16 किस प्रकार से उसमें आ रहे हैं। फिर उसके कार्य आर्टिकल 341, 342 किस तरह से कार्य कर रहे हैं, क्या दे रखा है 341, 342 में, हमने सभी बताया। चलो, फिर उसके बाद हमने स्टार्ट की केंद्रीय प्रायोजित योजना, मतलब सेंट्रली रिस्पॉन्स स्कीम। किस प्रकार से सेंट्रल स्कीम आ रही है, कौन सी जो 9 क्षेत्र में हुई थी कि महिला क्षेत्र में, कृषि संबंधित क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, कौशल विकास में, ग्रामीण विकास में, पेयजल स्वच्छता में और जल संसाधन पर्यावरण के अंदर। जैसे कि हम SDG के बारे में उसमें थोड़ा सी बात की थी आपको। फिर उसके बारे में केंद्र की योजनाएं कैसे लागू होती है, कौन सी बाधाएं आती है, इस चीज़ के बारे में हम आपको चर्चा की आपके सामने। फिर हमने पढ़ा कि भाई सुशासन के लिए नागरिकों की कैसी भागीदारी होनी चाहिए। माई गवर्नमेंट ऐप लॉन्च हुआ, तो माई गवर्नमेंट ऐप लॉन्च के लिए हमें क्या 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 होना चाहिए, फिर प्रोत्साहित करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और डिस्कशन करना चाहिए, आपने पढ़ा। और फिर उसके बाद सिविल सेवाओं में लेटर एंट्री किस प्रकार से होती है, पीछे से कितने लोग थे कि एक बार पोस्ट शायद OBC की हुई, उसमें कौन सा आर्टिकल समानता का आर्टिकल प्रतिच्छेद कर रहा है। इस प्रकार से हमने इसके बारे में आपको चर्चा की। ठीक है, अब उसके आगे चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, सभी अच्छे होंगे, करते हैं स्टार्ट। सही दिख रहा है स्क्रीन पे? ठीक है। सीरोगेट विज्ञापन, सीरोगेट एडवर्टाइजमेंट। ये क्या होते हैं सीरोगेट एडवर्टाइजमेंट? आपने देखा होगा क्या होते हैं सीरोगेट्स विज्ञापन? आपने देखा होगा सीरोगेट्स विज्ञापन सुर्खियों में क्यों आए, ये सभी आप क्यों डिस्कस करेंगे इसी के अंदर। चलो, सुर्खियों में क्यों रहे सीरोगेट्स विज्ञापन? जब सीरोगेट्स विज्ञापन वे होते हैं जो आप, जैसे कि क्रिकेट मैच देख रहे हो, तो क्रिकेट मैच के अंदर जब आप किसी विज्ञापन, जैसे कि देखा होगा भाई TVS, MRF, इनका आप विज्ञापन देखते हो, बोर्ड लगे हुए होते हैं, ये विज्ञापन होते हैं। इनमें क्या होता है कि जो मैन ऐड होता है, क्रिकेट का मैन ऐड कौन है? BCCI। तो BCCI क्या कहेगी कि हम आपको विज्ञापन अवेलेबल करा देंगे, हमें चाहिए पैसे। तो वो पैसे उनकी मोटी रकम होती है। तो मोटी रकम होती है तो जो भी विज्ञापन होगा उनको सीरोगेट्स विज्ञापन कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें BCCI ने अनुग्रह के खिलाड़ियों को तंबाकू और सीरोगेट्स विज्ञापन करने से रोके। बस सीरोगेट्स विज्ञापन के दो टाइप हो सकते हैं। एक तो अच्छे के लिए विज्ञापन हो, चलो कि कोई स्कूल के बारे में हुआ, कोई इन्वायरमेंट के बारे में हुआ, या कोई अच्छी पहल हो, क्या तो ऐसे विज्ञापन होने चाहिए आपके। क्या आपके विज्ञापन ऐसे होने चाहिए जिसमें कि समाज को बढ़ावा मिले, अच्छी युवाओं को एक अच्छी सोच मिले, तो वो तो अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, आपने देखा होगा कि तंबाकू के वे,
और अदर किसी चीज़ के, मोबाइल के, इनके जो होते हैं, तो ये युवा पीढ़ी को अलग दिशा में ले जा रहे हैं। तो उस अलग दिशा में ले जा रहे हैं, तो उसके लिए आप को क्या तो हमें रोकना चाहिए इनको, क्या इन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए? दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए सिरोगेट्स विज्ञापन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छी चीज़ थी ये, जब बीसीसीआई के द्वारा खिलाफ उठाया गया। चलो क्या होते हैं बताते हैं। इसने क्या है उपाय जारी की, बीसीसीआई के द्वारा स्टेडियम कार्यक्रम विज्ञापन नहीं करना है। क्या कह दी बीसीसीआई को? मंत्रालय ने क्या कहा कि आपको इसके बारे में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि आपको बीसीसीआई कि आपको ये विज्ञापन नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने? इससे युवा पीढ़ी हुआ, लोगों की लत हुई, अधिक अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं। जैसे कि लोग तंबाकू का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। वो तंबाकू क्या है? सेहत के लिए हानिकारक है, पैसे खर्च होते हैं। सिगरेट का विज्ञापन करते हैं। तो ये चीज़ें गलत हैं। तो इससे स्वास्थ्य केंद्र मंत्रालय ने कहा कि भाई नहीं करने देंगे। चलो विज्ञापन अब पढ़ते हैं आगे। ये है इसका पूरा एक इमेज, आपके सामने एक इमेज शो कर दिया हूँ मैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे हम। चलो, प्रतिबंध सिरोगेट विज्ञापन के बारे में, वे इसमें गलत होता है, भ्रामक होता है, गलत तरीके से इसमें दिखाया जाता है। लोकप्रियता खेल आयोजनों में इसकी वैल्यू सबसे अधिक है। भाई सबसे ज़्यादा होते हैं क्रिकेट के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फैन फॉलोइंग है क्रिकेट के अंदर है इंडिया में। तो इसमें सबसे ज़्यादा विज्ञापन होते हैं और सबसे गलत तरीके से विज्ञापन किए जाते हैं। तंबाकू के तो इसमें विमल वाला ऐड तो इतना गलत चल रहा था कि जो ऐड करते हैं, ऐड कौन करता है? कोई भी एक्टर्स मान लो, वो खुद तो इस चीज़ का सेवन नहीं करते, लेकिन उन लोगों को इस तरफ बढ़ावा दे रहे हैं गलत चीज़ करने से। तो हमें रोकना चाहिए उनको। चलो देखते हैं। इसमें 16% विज्ञापनों की हिस्सेदारी थी पान मसाला उत्पादनों में, ये मैंने बता दिया। इसमें हस्तियों के लोगों को ध्यान आकर्षित करते हैं और बड़ी बड़ी हस्तियाँ दिखाते हैं कि चलो इसमें हुई, कोल्ड ड्रिंक में भी, इसमें थम्स अप वाली भी, सलमान खान हो गया, डियो वाली भी, ये सारी चीज़ें सेहत के लिए हानिकारक हैं। उसके बाद भी इसमें विज्ञापन बहुत ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी करना चाहिए। तो इन पे थोड़ा सा पाबंदी लगानी चाहिए। जैसे सिल्वर कोड इलायची हो गई, सुपारी हो गई, ठीक है। शराब के लिए सीडी म्यूजिक का विज्ञापन हो गया, ये आपको बता दिया। केबल टेलीफोन विज्ञापन के लिए अधिनियम, इसमें कानूनी फ्रेम क्या था? 1995 में एक टेलीविज़न नियम था। क्या था? केबल टेलीविज़न नेटवर्क होता है कि सिरोज तंबाकू अधिनियम कोप PA 223 के तहत सिरोगेट उत्पादनों के लिए जरिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध कर सकता है। इस नियम के अनुसार एक नियम लाया गया 1994 में। उसमें ये 2003 के तहत उत्पादन के बारे में कहा गया, तंबाकू उत्पादन अधिनियम के बारे में। इससे ये प्रत्यक्ष रूप से प्रचार को रोक सकता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप बिना बताए भी रोक सकता है। लेकिन इस चीज़ का पालन सही तरीके से नहीं हो रहा है इंडिया में। भाई इंडिया में नियम ही इसलिए बनाए जाते हैं कि तोड़ सके। बात तो सही है। केंद्रीय संरक्षण प्राधिकरण CCPA पर सेंट्रल कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 2022 में भाई इसको रोका जाए। इसने ये कहा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कि इसमें गलत तरीके से गुमराह कर रहे हैं लोगों को। और आगे क्या? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASI, भारतीय ASI ने भी ये किया भाई इनकी बिक्रियों के आंकड़े काफ़ी हद तक बढ़ रहे हैं, तो रोको इनको। तो क्या करो? रोको इनको, ठीक है।
सिरोगेट विज्ञापन की महत्वपूर्ण भूमिका ये बता दी। टीवी 2021 में बहुत ज़्यादा हुआ है। यूनाइटेड ग्राहकपन ये मैंने बता दिया आपको। सिरोगेट विज्ञापन में क्या है? उपभोक्ताओं से संबंधित, उपभोक्ताओं से अधिकारों को कमज़ोर करना। भाई जो भी अधिकार है उनको कमज़ोर किया जा रहा है। क्यों? उन्हें भ्रामक चीज़ें दिखाई जा रही है, और जो भी चीज़ें हैं भ्रामक चीज़ें दिखाई जा रही है ना। जिससे आज के युवा गलत रास्ते पे जा रहे हैं। भाई 22 साल की उम्र में आज देखो कई पर्सन तो ऐसे हैं जो जिसकी 22 साल की उम्र में भाई उनके टीथ तो इतने ख़राब हैं कि भाई इतने रेड कि वो खाना भी नहीं खा सकते। कितने गलत जा रहे हैं। 16-16 साल के लोग वाइन का सेवन कर रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं। क्या ये चीज़ सही है युवा पीढ़ी के लिए? नहीं, गलत है। हमें इससे बचना चाहिए। लोक स्वास्थ्य के लिए खतरा है। कंपनियों द्वारा संबंधित कंपनियों को भी ये होनी चाहिए कि भाई एक एज हो, इसके लिए एक लाइसेंस ज़रूरी हो, इसलिए इतने इस लिमिट से ज़्यादा आप उत्पादन नहीं कर सकते। इस पर ये चीज़ें सारी बनानी चाहिए, और बनाई हुई है तो इसका ध्यान से थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। विज्ञापनों में खामियां हो गई, और आउट ऑफ साइड मार्केटिंग हो गई। इसके आउट ऑफ साइड मार्केटिंग को भी रोकना चाहिए। सिरोगेट विज्ञापन समस्या, अब समस्या क्या आती है कि चलो बना देते हैं नियम, क्या होता है? तो इसमें समस्या ये होती है कि ध्यान से नियमों का हमें पालन नहीं होता। यहाँ पे इंडिया में तो होता ही नहीं है। खास करके कार्यवाही योग्य जवाबदेही होनी चाहिए, हमें अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, ये हो गया सिरोगेट्स विज्ञापन। ठीक है, और कोई थोड़ा सा? चलो ठीक है, ये था कि आगे की राह क्या होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर चलते हैं अब उसमें। इस विजन वाले में एक चीज़ और दे दिया आपको, थोड़ी सी अलग सुर्खियाँ क्या हैं, चलो पढ़ लेते हैं इनके बारे में। थोड़ा सा मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ इनके बारे में। भाई स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुख्य ढांचा क्या है? भाई इमोशनल डिलीवरी ऑफ जस्टिस शीर्षक को रिपोर्ट ने प्रकाशित किया। एक नज़र देख लेते हैं इसके ऊपर। लगभग किस 37.7% 37.7% अधिकारी न्यायाधीशों को बताया गया है कि पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। मानव संसाधन में क्या न्यायपालिका को न्यायाधीशों की भारी कमी है। इसमें क्या है? न्यायाधीशों की भारी कमी है, तो हमें देखना चाहिए। फिर साथ ही मौजूदा प्रभावकारी निपटने के लिए कौशल विकास में कम जूझ रहे हैं। डिजिटल के हैं भाई, केस फाइलें पड़ी रहती हैं, थोड़ा डिजिटल प्राधिकरण जटिलता को निपटने में असमर्थ हैं। भाई ई कोर्ट डिजिटल का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आज भी कागज़ों की कार्रवाई पे चल रहे हैं सारी चीज़ें। तो कागज कार्रवाई होगी तो समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा तो काम कम होंगे। तो इसे डिजिटल की तरह लेके तो इसको हमें डिजिटल की तरफ लेके आना चाहिए। हमें इसको डिजिटल की तरफ लेके आना चाहिए। ठीक है, इसमें अन्य में रिपोर्ट भी जारी की गई। जिला तालुका स्तर पर आईटी विभाग की स्थापना की जाए। कार्यप्रणाली में सुधार में कदम आवश्यक होना चाहिए। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में लैंस किया जाए। भाई ये जो आजकल डिजिटल किया जाना चाहिए हर चीज़ों को, और डिजिटल करोगे तभी आपको टाइम की बचत हो सकती है। सबसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में इसे बनाए रखना चाहिए। भाई वो फाइल ले हैं जो काफ़ी ढेर हो जाता है। आपने देखा होगा कि भाई कोर्ट की कागज़ों की फाइलें लाल लाल कपड़ों में बंधी हुई होती हैं। उसके बाद उन कागज़ों को रखने की समस्या, रखते हैं तो कहीं बारिश आ जाए तो उस कागज़ ख़राब हो जाए, कोई प्राकृतिक घटनाएं हो जाए तो उसमें गए जैसे बाढ़ आना और कुछ। ठीक, यदि उसको चूहे वगैरह
कुतर दे तो प्रॉब्लम, कोई कागज़ खो जाए तो उन कागज़ों के हमें क्या करना चाहिए कि डिजिटल फॉर्म में ले आना चाहिए। डिजिटल फॉर्म में लाने के बाद हमारी वो कागजात सेव हो जाएंगे, सेव फाइल हो जाएंगी। तो हमें इसे डिजिटल की तरफ बढ़ना चाहिए, और बढ़ भी रहे हैं थोड़ा थोड़ा। पहले हम ऑनलाइन नहीं करवा सकते थे भाई, कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, मूल निवास हुआ, ये जो भी थे हम ऑनलाइन नहीं करवा सकते थे, हमें जाना था 5-7 दिन लगते थे पटवारी के पास, ये वो। आजकल सब ऑनलाइन हो गया, तो चलो और भी इसे अच्छे तरीके से बढ़ाना चाहिए। न्यायपालिका के अवसर मुश्किल सुविधाएं प्रदान होगी 19 पहले की नेशन ई कोर्ट मोड में होना चाहिए, आपको मैंने बता दिया। चलो अब दूसरी चीज़ आती है अनुसूचित जनजाति की अग्रिम जमानत। आपने 2 अप्रैल का एक मुद्दा सुना होगा, उसमें SC/ST वालों ने बहुत ही उग्र तरीके से कार्य किया, और थोड़ा सही भी था तो थोड़ा गलत भी था। उसमें एक तो भ्रामक चीज़ें ज़्यादा फैला दी गई, तो उस भ्रामक चीज़ों के कारण लोग समझ नहीं पाए। चलो क्या मुद्दा था ये इसमें थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद आपको बताएंगे। उसमें ये था कि भाई साहब जो भी थी जमानत थी वो 24 घंटे के अंदर होनी चाहिए, तो उससे हटा दिया गया। तो अलग अलग भ्रामकता फैला दी गई, किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर। तो आप समझ रहे होंगे कि भाई ऐसा हो जाएगा, वैसे ऐसा कुछ नहीं था। तो चलो आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। SC/ST के निवारण के लिए 1989 में एक अधिनियम बना, जिसे अत्याचार अधिनियम कहा गया। ठीक है, इसमें धारा 18 के उपलब्ध CRPC 138 CRPC 438 के तहत प्रावधान अधिनियम से जुड़े मामले लागू नहीं होंगे। कोर्ट में बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए, दिख रहा होगा सही, SC/ST के खिलाफ अधिनियम किया गया। इसमें अग्रिम जमानत के बारे में बताया गया। एंटीसेप्टिक बेल, के बारे में बताया गया। हाई कोर्ट में इसी गिरफ्तारी की पहले जमानत से गैर जमानती अपराध की आशंका होगी। CRPC 438 के तहत इसमें संविधान में प्रावधान किया गया, और भारतीय सुरक्षा न्याय संहिता के अधीन 2023 में बनी ये के तहत प्रशासनिक प्रावधान शामिल किए। 198 क्या था, चलो बात करते हैं हम कि अत्याचार अधिनियम, SC/ST जमानत अधिनियम। भाई उसमें ये था कि पहले SC/ST के ऊपर वे कोई भी कानून कार्रवाई करते हुए उसकी समस्या का हल नहीं किया होता था, क्योंकि पीड़ित थे तो उसकी सुनवाई नहीं होती थी। तो उसको रोकने के लिए 1989 के में एक कानून लेके आए कि जो भी इनको पीड़ितों की रिपोर्ट लिखी जाएगी उसे 24 घंटे के अंदर उस पर्सन को आपको कोर्ट के सामने पेश करना होगा। दूसरा था उसमें कि भाई कोई भी गलत शब्द बोले तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा, और ठोस कार्रवाई हो, जुर्माना हो। तो इस प्रकार के प्रावधान थे। तो इसमें यही दे रखा है आपको कि पुण्य प्रावधान करना होगा। अधिनियम पे एक नज़र में सदस्य नहीं होना चाहिए, SC/ST समुदाय का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा अफवाह था उसमें कि भाई SC/ST वाला कभी इस पे कार्रवाई नहीं होगी यदि SC/ST का बोल रहे हैं। यदि SC/ST वालों को OBC और जनरल वाले कुछ बोल दें तो उनके ऊपर कार्रवाई होती थी। ठीक है, SC/ST समुदाय को अधिनियम की अपेक्षा दंड प्रावधान किया गया। ये था 1989। क्या था, SC/ST की अग्रिम जमानत। ये पढ़ लिया होगा आपने। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। चलो आगे चलते हैं। परिसीमन आयोग क्या है? डेलिमिटेशन कमीशन क्या है? डेलिमिटेशन किशोर चंद छगनलाल द्वारा राठौर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक परिसीमन आयोग
किसी भी आदेश को स्पष्ट के मनमाने संवैधानिक मूल्यों का अनुदान नहीं है और संविधान न्यायालय को उन आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार है। छोटा सा रूप परिसीमन आयोग के क्या है, जब लोकसभा और राज्यसभा में जब सीटें आवंटित की जाती है तो एक आयोग लाया जाता है कि भाई किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए, कौन सा क्षेत्र अधिकार कौन से उसके अंदर आता है, तो उसमें एक आयोग होता है, वही परिसीमन आयोग है। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले गुजरात हाई कोर्ट ने इसे चुनौती दी। चलो परिसीमन आयोग के बारे में। लोकसभा विधानसभाओं में राज्य की सीटों की संख्या को निश्चित भौगोलिक की सीमाओं को तय करने की प्रक्रिया, जो मैंने बताया कि लोकसभा राज्यसभा विधानसभा में जब भी सीटें होती हैं उसमें भाई परिसीमन मतलब कि संख्याओं को तय किया जाता है ना, तय करने के लिए जो आयोग बना उसे ही परिसीमन आयोग कहा गया। उसमें आर्टिकल 82 आर्टिकल कौन सा यूज किया आपने, 82। ठीक है, परिसीमन आयोग के क्या संसद कानून में निर्धारित करें। परिसीमन आयोग की जिम्मेदारी के उच्च प्राप्त संस्थान में सौंप दी गई, जिसमें परिसीमन आयोग कहा गया। यही जो मैंने बताया सब मैं आपको मुंह जबानी बोलते जा रहा हूँ, इसी में वही चीज़ें लिखी हुई हैं, बस आप अपन मेरी लैंग्वेज पे ध्यान रखें और एक इस प्रकार से लैंग्वेज बोल रहा हूँ कि आपको एक इजी वे में वह चीज़ें आपको समझ आने लग जाएं। चलो ये मैंने बता दिया आपको। बॉयलर विधेयक पीटी का क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा इस पे फोकस करें। राज्यसभा में पेश किया गया बॉयलर विधेयक। व्हाट इज बॉयलर विधेयक, बॉयलर विल्स। चलो बात करते हैं। यह विधेयक कानून में बॉयलर 1923 की जगह लेगा और ये 1923 की बॉयलर विधेयक में संबंधित पहलू होंगे, जो कि बॉयलर संशोधन 2007 में संशोधित किया गया है। स्वतंत्र थर्ड पार्टी अधिनियम की शुरुआत की गई। क्या है बॉयलर विधेयक, चलो देखते हैं। इसमें बॉयलर विधेयक उपकरणों के प्रमाण पत्र में सक्षम आर्टिकल से मुख्य निरीक्षण की अनुमति के बिना बॉयलर विधेयक बॉयलर्स की संरचनात्मक बदलाव करने में जोड़ने में निम्नीकरण की प्रक्रिया में दंड दिया जाएगा। यह बॉयलर 2 साल की हो सकता है। केंद्र सरकार के अधिनियम के तहत 3 वर्ष में बॉयलर अधिनियम कार्यवाही किसी कठिनाई को दूर करना होगा। केंद्रीय बॉयलर बोर्ड का गठन इसी केंद्र में बॉयलर डिजाइन निर्माण स्थापना के लिए सौंपा जाएगा। 1923 की जगह बॉयलर लेगा। व्हाट इज बॉयलर, तो बताया होगा आपको बॉयलर बिल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कंप्लीट हो गया है। अब चलते एक नए सेशन की तरफ। हम चलते हैं एक नए सेशन की तरफ। IR, यहाँ से IR स्टार्ट हो रहा है आपका। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें भारत और ग्लोबल साउथ की क्या है भूमिका है, ये सब कुछ आपसे डिस्कस करेंगे। भाई भारत और ग्लोबल साउथ, भाई भारत बोले तो ठीक है ये, और साउथ की मतलब यूरोप, एशिया। इसके ऊपर वाले की बात करेंगे। कौन से की, साउथ में जो होते हैं, जो कि इसमें दिखाया गया आपको। ठीक है, इनकी बात करेंगे। पहले एक सम्मेलन हुआ, वॉयर्स ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, VOGSS।
एक सम्मेलन हुआ, एक कमेटी हुई, ठीक है, वो वायर ऑफ ग्लोस की मेज़बानी की। इसमें संबंधित क्या था, 2023 में शुरू हुआ ये, और ये शिखर सम्मेलन मेज़बानी की। इसमें नवंबर में स्टार्ट हुआ और वायरलेस वासुदेव कट्टुकम्ब वासुदेव कुट्टुकम वासुदेव कुटुंबम का मतलब था एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। वासुदेव कुटुंबम का अर्थ था एक व्यक्ति, एक परिवार, एक भविष्य, कि हम सारे लोग, दुनिया वाले लोग एक ही परिवार हैं, जो कि और एक सही तरीके से उसका हमें निर्वहन करना है। इसमें ये था, ठीक है। इसमें थीम रखी गई, चीन और पाकिस्तान इसमें आमंत्रित नहीं किए गए। 123 कंट्री इसमें आमंत्रित की गई, 123 देशों को बुलाया गया, जिसमें चाइना एंड पाकिस्तान नहीं बुलाया गया। इसमें चीन और पाकिस्तान नहीं बुलाया गया, ठीक है। वासुदेव कुटुंबकम इसकी थीम थी, ठीक है। थीम सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ, आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा सुनहरा किस प्रकार से पर्यावरण दें हम, एक अच्छा भविष्य कैसे दें, एन एम्प्रूवमेंट ग्लोबल साउथ फॉर एज सस्टेनेबल फॉर फ्यूचर, ठीक है। ये था इसमें ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पोनेंट का वो हुआ, और इसमें व्यापारिक गतिविधियों 2000 मिलियन के साथ शुरुआत की, इसमें फंडा किया गया। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें ग्लोबल साउथ की सर्वप्रथम रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की गई। ग्लोबल साउथ जानने की चुनौतियाँ दी गई। वैश्विक ढांचा है, अफ्रीका के लिटिल अमेरिका क्षेत्र में सुरक्षा परिषदों के बाहर रखा गया इसे, ठीक है। 2024 में एक रिपोर्ट जो विकासशील देशों के लिए सार्वजनिक ऋण विकसित 2 गुनी दर से बढ़ रहा है, ठीक। जलवायु परिवर्तन के लिए सुबोध WHO विश्व मौसम ऑर्गेनाइजेशन, बोले तो विज्ञान संगठन, ठीक है। 2023 में एक रिपोर्ट आई जो प्रशांत द्वीप समूह में सबसे अधिक जोखिम स्थिति में 0 पॉइंट उत्सर्जन कर रहा है। प्रशांत महासागर इसके बावजूद बढ़ते जल स्तर तो आने वाले टाइम में एक महा ही प्रॉब्लम होगी, जिसमें कि 1.5 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ रहा है। यह आप G20 नाम COP28 में पढ़े होंगे, COP26 में भी बताया था आपको, ठीक है। इसमें भारत के महत्वपूर्ण साउथ में क्या है कि भारत में प्रभाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रणनीतिक विचार, जिसमें ग्लोबल साउथ के लिए भारत में मल्टीपल रणनीति के लिए एक हिस्सा है। यह रणनीति चीन के प्रभाव को कम करने में मदद करती है। आर्थिक विकास साउथ के ग्लोबल संसाधन प्रचुर मात्रा में मौजूद है। ये भारत की भूमिका कैसे स्थापित करती है, ठीक है। यह आपको बता दिया कि भाई भारत एक बड़ी ही भूमिका अदा करता है, क्योंकि भारत में आपको प्रचुर मात्रा में खनिज लवणीय मिलते हैं। भारत एक समृद्ध देश है, जो कि और देशों की बजाय भारत पर देशों की नज़र रहती है, क्योंकि ये इसका इन्वायरमेंट भी अच्छा है, यहाँ फसलें भी अच्छी होती हैं, ये एक्सपोर्ट भी बढ़िया है, निर्यातक, ठीक है। तो महत्वपूर्ण भूमिका सुधार जैसे करते ग्लोबल साउथ में सक्षम चुनौतियाँ क्या है भाई, ये कि हमें साथ मिलकर रहना चाहिए, सामाजिक हितों में करना चाहिए। चीन के साथ प्रतिस्पर्धा है, और कूटनीतिक चुनौतियाँ हैं कि आजकल पॉलिटिकल चुनौतियाँ दिखाई दे रही हैं हमें। चलो, सीमित विस्तृत राष्ट्रीय शक्ति, भारत की राष्ट्रीय क्षमता और उद्योग के निर्मित गुणवत्ता स्तर है। इसमें निष्कर्ष क्या होगा कि हमें वासुदेव कुटुंब के लाभ उठाना चाहिए, डिजिटल विभागों को समाप्त करके एक आपदारोधी बुनियादों को ढांचा करना चाहिए, तो ढांचे को सामूहिक रूप से क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए।
ठीक है, चलो आपकी क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। अपने व्यवहार ऐसा बनाए कि जिसके भी पास आप बैठे तो वह सुरक्षित महसूस करें। ठीक है, चलो नमस्कार, आज इतना ही। आपको कल इसी टाइम पे हम वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। सभी को अच्छे स्वास्थ्य की कामनाएं। धन्यवाद।